हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम गणित एवं गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आगमन विधि और निगमन विधि का अध्ययन करते हैं। आगमन और निगमन विधि प्रायः सभी विषयों में पूछा जाता है, किंतु हम आज इसे गणित की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। यह सभी विषय में पूछा जाता है। आगमन विधि को इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि को इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आगमन विधि की। तो आगमन विधि में सर्वप्रथम पॉइंट है विशेष से सामान्य की ओर। इसको कैसे याद रखना है? आगमन विधि हमें अपने दिमाग में सोचना है कि विशेष अतिथि का आगमन होता है। विशेष अतिथि, तो विशेष याद रखना, आगमन विधि विशेष अतिथि का आगमन होता है, तो विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है। अभी हमारा दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डील करने की कोशिश करते हैं। विशेष से सामान्य की ओर, तो किसी भी विशेष घटना को पहले लिया जाता है और उस विशेष घटना को लेकर उसके एक सामान्य स्तर की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, ये किसमें होता है? आगमन विधि में होता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है उदाहरण से नियम की ओर। तो इसमें किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए या उसको हल करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जाता है और एग्जाम्पल के माध्यम से एक नियम की ओर पहुंचा जाता है। ठीक है, जैसे इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, या फिर कुछ भी त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अब इन तीनों कोण को, तीनों त्रिभुजों के कोणों को जब हम आपस में जोड़ते हैं माप करके, तो हमें ज्ञात होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल लिए त्रिभुज का और इस एग्जाम्पल को तर्क करके तीनों कोणों को आपस में माप कर एवं उन्हें जोड़कर हमें यह ज्ञात हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार से हमने क्या किया? एक नियम बना दिया। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। हमारा थर्ड अगला पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सबसे पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते जाते हैं, एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं और एक सूक्ष्म एक नियम की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि में या इंडक्टिव मेथड में पहुंचा जाता है। उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर कहने से तात्पर्य है जो चीजें हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम गेंद देखा है, हमने, कोई भी बच्चा गेंद के बारे में जानता है। ठीक है, हम उसको गेंद बताएं। अभी गेंद बता करके बच्चों को बहुत सारे गेंद की आकार की वस्तुओं का परिचय कराते हैं। जब बच्चों को इनका परिचय हो जाता है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, अज्ञात की ओर, अर्थात हम उसको सीधा करना चाहिए। अब गेंद के आकार में हमारे गणितीय भाषा की बात करें तो गेंद के आकार में हमारे पास गोला होता है, वृत्त होता है। तो इस प्रकार से ज्ञात चीजों के माध्यम से हम उसको अज्ञात चीजों की ओर ले जा सकते हैं। यह घटना या यह प्रक्रिया आगमन विधि में होता है। ठीक है, अभी इसमें देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट को घेर दिया है कि आगमन विधि का आधार तर्क से होता है। अर्थात आगमन विधि में हम तर्क वितर्क करते हैं और तर्क वितर्क के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इस प्रकार आगमन विधि में विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। अभी उसके बाद देखिए आगमन विधि की विशेषताएं या गुण क्या क्या होता है। तो इसमें सर्वप्रथम पॉइंट है, इसमें बच्चे रुचि लेते हैं। ठीक है, आगमन विधि में विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से एक नियम की ओर पहुंचा जाता है। इससे बच्चों में रुचि भी बढ़ती है, उनको किसी भी नियम को समझने में बिल्कुल इंटरेस्ट होने लगता है।
उसके बाद दूसरा है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि से तात्पर्य है कि बच्चों के मन को इसमें समझा जाता है कि बच्चों की जैसे रुचि खेलों में होती है, तो बच्चों को खेल के माध्यम से किसी भी वस्तु को दिखाकर उसको समझाया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें अधिगम स्थायी होता है। क्योंकि जब हम खेल खेल से किसी भी चीज के बारे में सीखते हैं, कभी हम उसको भूलते नहीं। इस प्रकार से उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है स्थायित्व हो जाता है। इसमें बच्चे अधिक सक्रिय होते हैं। अधिक सक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों को जब विभिन्न एग्जाम्पल, विभिन्न उदाहरण बताया जाता है तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, पूरी सक्रियता के साथ रुचि लेते हैं और सीखने लगते हैं। इस प्रकार से यह सक्रिय होता है। और इसमें बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। क्योंकि यह कार्य बच्चा स्वयं करता है। केवल शिक्षक इसमें एक कहना चाहिए कि शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है, इसलिए बच्चा स्वयं करता है और एक निष्कर्ष योग की ओर आगमन विधि में पहुंचता है। अब इसकी दोष की बात कर लेते हैं। तो आगमन विधि की दोष है, फर्स्ट है, यह धीमी विधि है। क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिया जाता है और एग्जाम्पल के माध्यम से एक नियम की ओर पहुंचा जाता है। यह बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है। कभी कभी प्रायः हम देखते हैं कि कुछ बच्चे नहीं सीख पाते तो उसको और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाया जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, धीमी गति से चलने वाली या सीखने वाली एक विधि है। अगला विधि, इसमें अगला दोष है, इसमें परिश्रम अधिक होता है। चूंकि यह धीमी गति से सीखते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल का उपयोग होता है, इसलिए यह बहुत ही परिश्रम के लिए, अर्थात इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम लगता है इस विधि में। ठीक है, अब हमारा अगला विधि है निगमन विधि, जिसे डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। अभी निगमन विधि को हम देखते हैं। तो इसमें है सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर। अब इसमें कोई भी हम सामान्य एक सूत्र या समीकरण, सर्व समीका ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम उसको हल करते हुए एक विशेष रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं या एक परिणाम की ओर पहुंचते हैं। नियम से उदाहरण की ओर। नियम, जैसे हमने कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यह एक नियम है, सर्व समीका है। ठीक है, तो इस नियम के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को आपस में देखते हैं, उनको हल करके देखते हैं कि सच में तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है या नहीं। इस प्रकार से हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को सिद्ध करते हैं, इसलिए यह नियम से उदाहरण की ओर जाता है। हमारा अगला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, तो इसमें सूक्ष्म का मतलब केवल एक सर्व समीका या कोई एक नियम सूक्ष्म रूप में दे दिया जाता है, उसके बाद उस नियम के माध्यम से हम उदाहरणों को रख करके स्थूल की ओर पहुंचते हैं, अर्थात उसकी जो हल करने की प्रक्रिया स्थूल होती है, बड़ी रूप में होती है, उसकी ओर जाते हैं। अब बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के लिए उपयोगी यह जो विधि है निगमन विधि का उपयोग प्रायः बीजगणित में, रेखा गणित में, त्रिकोणमिति में किया जाता है। क्योंकि इन सभी विधियों में हम एक सर्व समीका रखते हैं या एक कोई भी एक नियम होता है जिसके माध्यम से उसको हल करते हैं। प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है कि बीजगणित आगमन विधि में आता है या निगमन विधि का उदाहरण बताइए, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और उसमें विकल्प के रूप में रख दिया जाता है। तो हमेशा इसको याद रखिए कि बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति ये सब निगमन विधि के अंतर्गत आता है। तो निगमन विधि में हमारा है सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। अब बीजगणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति के लिए उपयोगी होता है। अब इसकी दोष की बात करते हैं, इसकी विशेषता या गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी जो गुण है वह है फर्स्ट, यह सरल व सुविधाजनक है। यह सरल क्यों है? क्योंकि इसमें एक समीकरण दे दिया जाता है या फिर एक सर्व समीका दे दिया जाता है और उस सर्व समीका में भिन्न भिन्न उदाहरणों को रख करके हल किया जाता है, इसलिए यह एक सरल है और सुविधाजनक है। इसमें ज्यादा तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हमारा दूसरा है अभ्यास कार्य पर आधारित है।
चूंकि एक सूत्र या एक नियम होता है और उस नियम पर आधारित बहुत सारे कहना चाहिए प्रश्नों को हम हल करते हैं। यह केवल अभ्यास पर आधारित होता है। जैसे बीजगणित में हम a+b का होल स्क्वायर जैसे हमारे मिडिल क्लासेस में चलता है, तो एक नियम है, एक सूत्र है, उसके माध्यम से बहुत सारे गणितीय फार्मूला है या गणितीय प्रश्न है, उसको हम हल करते हैं। इस प्रकार यह अभ्यास पर आधारित होता है। स्मरण शक्ति का विकास, चूंकि कोई भी नियम अगर हम उस नियम का उपयोग बार बार किसी भी प्रश्न को हल करने में कर रहे हैं तो हमें अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा स्मरण शक्ति भी विकसित होता है और उस नियम को हम कंठस्थ रूप से समझ जाते हैं। संक्षिप्त एवं व्यवहारिक ज्ञान, संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त कहने से तात्पर्य है कि जिस नियम का हम उपयोग करते हैं उसमें किसी भी प्रकार से तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, उस नियम का उपयोग करके हम संक्षिप्त रूप में अपने उत्तर की ओर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार यह संक्षिप्त एवं व्यवहारिक होता है। अब निगमन विधि की क्या दोष होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो निगमन विधि के दोष है, फर्स्ट है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। रटने की प्रवृत्ति पर कैसे बल देती है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी बीजगणितीय सूत्र को हल करना है, तो सबसे पहले हमको रटना पड़ेगा कि a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, यह सबसे पहले रटना पड़ेगा, तभी हम उसको आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। दूसरा है प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अस्थायी होता है क्योंकि यह केवल रटन विद्या पर आधारित है। हम इसको रट करके सूत्र के माध्यम से किसी भी गणितीय प्रश्न को हल करते हैं, कुछ दिनों में अगर हम सूत्र भूल गए तो उस प्रश्न को भी हल करना भूल जाते हैं। इस प्रकार से यह अस्थायी ज्ञान है। नवीन ज्ञान तर्क चिंतन का अभाव, तर्क चिंतन का अभाव होता है क्योंकि इसमें केवल सूत्र में मान को रखते हैं और आगे हल करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से तर्क करने की कोई एक निश्चित वे नहीं हो पाता, इस कारण से इसमें तर्क का अभाव होता है। इस प्रकार आगमन और निगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बाल विकास में चाहे भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण हो, चाहे पर्यावरण शिक्षण क्यों ना हो, सभी विषयों में अनिवार्य है। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।